स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। तो अकाउंटिंग पढ़ रहे थे हम। डेप्रीशिएशन हमारा टॉपिक चल रहा था। हमने 3 क्लासेस अभी डेप्रीशिएशन पे लगाई है। आज हमारा 4th लेक्चर है। तो हम देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और उस चीज़ की आप प्रैक्टिस करना। और आप जितने भी आपके बुक के क्वेश्चन हैं, आपके पास कोई भी बुक है, उस बुक में से कोई भी क्वेश्चन आप पिक कर सकते हो, वो आपसे इजीली हो जाएगा। और एक हम टाइम देखेंगे कि हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल है डेप्रीशिएशन का क्वेश्चन करने के लिए। तो विद इन दैट टाइम फ्रेम हमें वो क्वेश्चन कंप्लीट करना है। उसकी प्रैक्टिस भी आज करेंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। द टॉपिक इज डेप्रीशिएशन। थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न हम समझेंगे पहले, और एग्जाम के पैटर्न से पहले हमने किस तरीके से उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम अपना कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक से उठाते हैं, बहुत लो लेवल से उठाते हैं कि हमें छोटी से छोटी चीज का पता हो। क्योंकि शॉर्टकट तभी काम आते हैं जब हमें पूरा रास्ता पता हो। तो पहले पूरा प्रोसीजर देखेंगे कि डेप्रीशिएशन के क्वेश्चन में होता क्या है और एट द एंड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सिर्फ और सिर्फ लेजर बनाने का। आपको लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। उस लेजर अकाउंट्स में एक तो इंपॉर्टेंट होगा एसेट अकाउंट, एक होगा डेप्रीशिएशन अकाउंट। ये 2 लेजर मेन हैं। आगे आगे देखेंगे हम एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट का एक कॉन्सेप्ट आता है। एक ये तो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन एक देगा कि हमने इतनी एसेट्स परचेज की हैं, ये सेल की है, इस तरीके से हमारा डेप्रीशिएशन का रेट है, तो प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट में क्या क्या है? एसेट अकाउंट, डेप्रीशिएशन अकाउंट, एंड अगर क्वेश्चन पूछता है तो हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी बनाएंगे। ये देखेंगे आज के क्या होता है। लेकिन हमने डायरेक्टली लेजर अकाउंट्स की प्रैक्टिस नहीं की। और जो लेजर अकाउंट्स आएंगे एग्जाम में, वो क्वेश्चन या तो एसएलएम पूछेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके दो, या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू से ये लेजर अकाउंट बना के दो। तो ये क्वेश्चन रहने वाला है। इस चैप्टर में क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी जाती कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि हमने परचेज की है, सेल की है, ये हमारा डेप्रीशिएशन का रेट है, 5 जर्नल एंट्रीज। तो क्वेश्चन डायरेक्टली कहेगा कि आप एग्जाम में लेजर अकाउंट बनाओ। तो लेजर डायरेक्टली बनाने हैं। हमने जर्नल पहले पोस्टिंग करके, जर्नल की एंट्रीज करके लेजर नहीं बनानी। डायरेक्टली प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को विद इन टाइम फ्रेम जो हमें मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए, उसमें कैसे कंप्लीट करना है, तो वो देखना है। अब तक हमने क्या देखा था? हमने एसएलएम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि जो डेप्रीशिएशन का रेट है वो बार बार हर साल हम ओरिजिनल कॉस्ट पे अप्लाई करते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास देखा था, मान लो यहां पे मैंने 1 लाख रुपए की एसेट परचेज की और 10% मेरा एसएलएम का रेट है, तो हर साल मैं डेप्रीशिएशन किस पे लगा रहा हूं? मेरी ओरिजिनल कॉस्ट पे, जो क्या है 1 लाख है। तो 1 लाख का 10% 10,000। बेशक वैल्यू एग्जाम बुक्स में 90,000 रह गई है, लेकिन हमने डेप्रीशिएशन किस पे लगाई थी? ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो 10,000 फिर से लगेगी। उसके बाद बुक्स में वैल्यू 80,000 रह जाती है, लेकिन हम फिर भी अगले साल डेप्रीशिएशन जो रेट है 10% किस पे अप्लाई करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो इसको 10 स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ साथ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। तो हमने एसएलएम में प्रैक्टिस क्या किया? अब तक हमने देखा था कि हमने पहले जर्नल एंट्री की, फिर हमने जर्नल करने के बाद उसके लेजर अकाउंट बनाए थे। क्या बनाए थे? लेजर अकाउंट्स। जर्नल को देख देख करके कि हाँ, इस जर्नल की लेजर में पोस्टिंग क्या होगी। थर्ड फेज में हम इसके डायरेक्टली लेजर अकाउंट बनाने सीखेंगे, जो हमने अल्टीमेट एग्जाम में करना है।
तो ये प्रैक्टिस हम करने वाले हैं आज। WDV का मेथड भी देखेंगे। तो एग्जाम में स्टूडेंट्स जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, क्या है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि कितनी डेप्रिसिएशन हमने लगानी है। तो मैंने आपको कहा है कि इसके दो मेथड होंगे, SLM और WDV। या तो एग्जाम में रेट गिवन होगा कि भैया SLM लगाओ 10% या WDV लगाओ 10%। रेट हमें गिवन होगा, हमें रेट एज सच कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या था, अगर हमने क्वेश्चन में लिखा है कि 1 लाख की एसेट परचेज करनी है, 10% SLM से डेप्रिसिएशन लगेगी, तो फर्स्ट ईयर कितनी लगेगी? 10,000। वैल्यू रहेगी बुक्स में 90,000। अगेन ये 10% रेट किस पे अप्लाई होगा? SLM ओरिजिनल कॉस्ट पे। अगेन डेप्रिसिएशन 10,000, तो वैल्यू कितनी रहेगी? 80,000। अगेन 10,000, वैल्यू कितनी रहेगी? 70,000। अगेन 10% जो SLM रेट है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगने वाला है 10,000। तो अगर एग्जाम में रेट गिवन है तो हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर WDV है तो क्या था, हमने ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हमने इसका मतलब समझा था, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे आपका एक निकनेम होता है स्कूल में और ट्यूशन पे और घर पे और, वैसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के और भी नाम है, लाइक डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। उसको आप थ्योरेटिकली पढ़ लेंगे बाद में, अभी हमें जरूरत नहीं है उस चीज की। तो मान लो 1 लाख की एसेट हमने परचेज की थी और 10% WDV जो है रिटर्न डाउन वैल्यू रेट लगाना है, तो फर्स्ट ईयर कोई फर्क नहीं पड़ता, 10% लगेगा 1 लाख पे, तो वैल्यू कितनी आई? डेप्रिसिएशन कितनी लगी? 10,000। उसके बाद जब 1 लाख की मशीन पे हमने 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, तो बुक्स में से वैल्यू कितनी रहेगी? 90,000। कितनी वैल्यू रहेगी? 90,000। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या कहता था कि आप जो वैल्यू रह गई है आप उस पे नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। आप ये नहीं कह सकते कि आप 1 लाख पे चार्ज करोगे, हमारी तो वही 1 लाख की एसेट का लॉस हुआ है, 1 लाख की एसेट का लॉस हुआ है, जस्ट लाइक जैसे SLM में करते थे। तो इसका थोड़ा सा व्यू पॉइंट अलग है। तो ये कह रहा है अभी बुक्स में माइनस करने के बाद 90,000 की एसेट रह गई, तो आप 10% रेट को 90,000 पे अप्लाई करोगे, मींस आप डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करोगे? 9,000। अगर 90,000 में 9,000 डेप्रिसिएशन लग जाए तो वैल्यू कितनी रहेगी बुक्स में? 81,000। नेक्स्ट ईयर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या कहता है कि आप जो डेप्रिसिएशन है वो 81,000 पे लगाओगे। 81,000 का 10% 8100। तो 8100 अगर डेप्रिसिएशन लगी तो बुक्स में वैल्यू कितनी रह जाएगी? 72,900। और उसके बाद डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? 72,90। तो 72,900 की जो एसेट थी उसमें से हमने 72,90 डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, तो ये 65,610 एसेट की वैल्यू रह जाएगी। तो ये था रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर गिवन है तो हमें है सच कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है सर। अगर रेट गिवन नहीं है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट गिवन, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई कितनी कितनी डेप्रिसिएशन लगाई। तो SLM है, WDV है। SLM है तो माने हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन लगानी है, हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन हमने लगानी है। तो हमें उससे पूछना पड़ेगा कुछ बातें कि भैया आपके एसेट की कॉस्ट कितनी है, वो बता देगा। फॉर एग्जांपल 1 लाख। भैया आप एसेट को कितने साल यूज करना चाहते हो, लाइफ पूछेंगे, वो कहेगा 5 इयर्स।
हम उससे पूछेंगे कि 5 साल बाद क्या इस एसेट की कुछ रियलाइजेबल वैल्यू है, माने कुछ स्क्रैप है, तो वो कहेगा नील नहीं है। तो इस केस में सबसे पहले हम डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे कि कितनी लगेगी। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन हम बाद में देखते हैं। डेप्रीशिएशन कैसे करेंगे कि भाई आपकी कॉस्ट है और कितने साल आपने यूज करनी है, माने लाइफ को डिवाइड बाय लाइफ को एन से डिनोट करते हैं। तो हम कहेंगे भाई 1 लाख की कॉस्ट है, आप 5 से डिवाइड करके इसको 20,000 हर साल डेप्रीशिएशन लगाओ। और अगर आप 20,000 2 3 4 5 हर साल 20,000 डेप्रीशिएशन लगाओगे, हर साल 20,000 डेप्रीशिएशन लगाओगे और एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर ये बुक में वैल्यू कितनी हो जाएगी? नील। हाँ जी सर, 1 लाख की एसेट थी, 20 लगाया डेप्रीशिएशन तो 80 की रहेगी, 80 पे 20 डेप्रीशिएशन तो 60 रहेगी, 60 पे 20 डेप्रीशिएशन तो 40, 40 पे 20 डेप्रीशिएशन तो 20 और 20 पे 20,000 डेप्रीशिएशन माइनस किया तो ये नील आ गया। ठीक है, अब जब हमने ये उसको डेप्रीशिएशन बता दी कि आप 20,000 डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे, तो उसके बाद आप रेट फाइंड आउट कर सकते हो कि किस परसेंटेज से हम जो डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं। तो कैसे पता करनी है ये? तो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, तो इसका क्या मतलब है? अगर हम डेप्रीशिएशन 20,000 लगा रहे हैं तो उस एसेट की कॉस्ट कितनी थी? ठीक है सर, इनटू 100। तो हम 20,000 डेप्रीशिएशन हर बार चार्ज कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट कितनी है? इनटू 100। तो इट मींस हम 20% डेप्रीशिएशन हर साल चार्ज कर रहे हैं। लाइक हमने पिछले यहां पे देखा था कि हमें 10% रेट गिवन था, तो ये उसने कैलकुलेट करके दिया था और यहां पे हमने रेट डेप्रीशिएशन का कैलकुलेट कर लिया। तो हमें उससे ये इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि भैया कॉस्ट कितनी है और लाइफ कितनी है एसेट की, और अगर स्क्रैप है तो बता दो। सर स्क्रैप का कोई फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। देखना, माने 1 लाख की एसेट को इसने 5 साल यूज किया, उसके बाद इसको जो रियलाइज होने वाला कुछ भी नहीं है, माने 1 लाख का लॉस इसको 5 साल में बियर करना पड़ा। लेकिन अगर इसकी स्क्रैप है, मान लो एसएलएम में देखते हैं, तो उसे पूछेंगे स्क्रैप है? नहीं, स्क्रैप नहीं है। हां सर स्क्रैप है। तो ये 2 ही आंसर करेगा, या तो स्क्रैप है या स्क्रैप नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन है वो मैंने सेम पूछने हैं कि भैया कॉस्ट बता दो 1 लाख, लाइफ बता दो 5 साल, स्क्रैप है नहीं है। तो हमने कैसे किया कि 1 लाख की एसेट को अगर बंदा 5 साल यूज करेगा तो 20,000 उसको हर साल हम लॉस लिखने वाले हैं। लेकिन अगर वो कहता है कि कॉस्ट है मेरी 1 लाख और लाइफ है मेरी 5 इयर्स, एसेट की लाइफ 5 इयर्स, और जो मुझे 5 सालों बाद इसकी कुछ रियलाइजेबल वैल्यू मिलने वाली है, माने मेरे हिसाब से इसके 10,000 जो है स्क्रैप वैल्यू रियलाइज होगी, तो 1 लाख की एसेट में 10,000 उस बंदे को मिल ही जाएगा। तो अल्टीमेट उस बंदे को लॉस कितना हुआ? 90,000 का। कितना हुआ? 90,000 का। उस 90,000 के लॉस को ओवर द पीरियड, ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट हमने बांटना है। तो हमने डेप्रीशिएशन कितनी लगाई? 1 लाख। हमने कहा कॉस्ट में से स्क्रैप माइनस कर दो, डिवाइड बाय लाइफ। तो अगर आपके एसेट की कॉस्ट 1 लाख है और आपको उसमें से 10,000 जो रियलाइज हो रहा है, माने आपने 90,000 का लॉस डालना है 5 सालों में, तो 18,000 जो है डेप्रीशिएशन आप हर बार चार्ज करोगे। लाइक अगर 1 लाख की यहां पे एसेट ली, 18,000 पहले साल डेप्रीशिएशन, तो कितनी रहेगी ये? सर ये रहेगी 72, 82।
90, हाँ यस 82। उसके बाद फिर से 18,000 डेप्रिसिएशन लगाई सर, 82,000 माइनस 18,000, तो ये वैल्यू कितने की रहेगी यहां पे 64,000। 64,000 पे 18,000 डेप्रिसिएशन लगाई, फिर 46,000, यहां पे 46,000 रह गया। 46,000 पे 18,000 डेप्रिसिएशन लगाई, कुछ गड़बड़ हुई है, 1 लाख में से माइनस 82, फिर उसके बाद फिर 18,000 डेप्रिसिएशन लगाई, तो यहां पे 64 रहेगी सेकेंड ईयर के एंड पे। उसके बाद फिर से 18,000 हमने डेप्रिसिएशन लगाई, तो यहां पे 46 माइनस 18,000, तो 28,000 की वैल्यू रहेगी बुक्स में। और जब लास्ट ईयर हमने 18,000 की वैल्यू पे मतलब 18,000 की डेप्रिसिएशन लगाई, तो वैल्यू बुक्स में कितनी की रहेगी 10,000। तो यही तो उसकी स्क्रैप है। सर अगर स्क्रैप ज्यादा रियलाइज हो जाए तो, अगर स्क्रैप कम रियलाइज हो जाए तो सर हमें पता थोड़ा ना चलेगा कि 5 साल पहले ही पता लग गया कि हाँ 5 साल बाद 10,000 स्क्रैप रियलाइज हो जाएगी, नहीं पता लगेगा। लेकिन ये मैंने पहले भी कहा था, जो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है वो एस्टिमेट करके हम लगाते हैं, माने जजमेंट पे डिपेंड करता है जो बंदा डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहता है कि उसके हिसाब से ऑन एन एवरेज मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी रियलाइज हो जाएगी। तो ये है, अगर तो हमें एसएलएम का रेट नहीं गिवन तो हम रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। तो ये रहा एसएलएम में क्या करना है, या तो रेट गिवन होगा कि भैया जी आप 10% या 15% या 20% एसएलएम से चार्ज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो इजी हो गया। अगर रेट गिवन नहीं है तो क्वेश्चन रेट हमें फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। तो इससे पहले हम रेट फाइंड आउट करें, हमें पहले डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कैसे करते हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट। जैसे अभी हमने देखा था, अगर स्क्रैप है तो ठीक है, अगर स्क्रैप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे जैसे यहां पे किया था 1 लाख की एसेट, स्क्रैप नील थी, लाइफ 5 साल की थी, तो हर साल डेप्रिसिएशन कितनी लगाई 20,000। अगर स्क्रैप है 1 2 3 4 5 1 लाख, 1 लाख पे हमने स्क्रैप माइनस की 10,000 डिवाइड बाय 5 कर दिया, तो 18,000 क्या आ गया, 18,000 डेप्रिसिएशन लगी। तो इसके बाद हमने रेट फाइंड आउट करना है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या रहने वाला है, रेट। तो रेट का फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि डेप्रिसिएशन आप जितनी लगा रहे हो डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द एसेट इनटू 100। तो अगर 20,000 डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज हो रही है तो कितने परसेंट चार्ज हो रही है, 20,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, तो ये कितना आया 20%। अगर 18,000 डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं तो 18,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 18%। तो हमें स्क्रैप उससे पूछना पड़ेगा कि हाँ अल्टीमेट स्क्रैप नील है या स्क्रैप कुछ बच रही है। तो ये है, एसएलएम का रेट गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रेट नहीं गिवन तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड आउट कैसे करेंगे, या तो स्क्रैप दी होगी या फिर स्क्रैप नहीं दी होगी। आपने ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद डेप्रिसिएशन का रेट फाइंड आउट हम कर लेंगे, और ये रेट हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे अप्लाई होगा। सर ठीक है, लेकिन डब्ल्यूडीवी में एक दिक्कत है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड
रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में एक प्रॉब्लम है। सर क्या प्रॉब्लम है? अगर तो इसका रेट गिवन है कि आप से 20% डेप्रिसिएशन, 30% डेप्रिसिएशन, 15% डेप्रिसिएशन करके क्वेश्चन सॉल्व करो, तो हम कर देंगे। वो तो हमें भी पता है कि जिस साल डिप्रिसिएशन लगा दी, जो वैल्यू रह जाएगी उस पर डिप्रिसिएशन का रेट अप्लाई कर देंगे, उसके बाद अगले साल जो वैल्यू माइनस करके आएगी उस पर डिप्रिसिएशन का रेट अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर रेट गिवन नहीं है, नोट गिवन, रेट नॉट गिवन, देन ऐसा जैसे हमने वहां पे किया था एसएलएम में कि हम उससे पूछेंगे कि भाई स्क्रैप है या नहीं है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी देखते हैं 2 मिनट। रेट नॉट गिवन में डब्ल्यूडीबी में क्या प्रॉब्लम आएगी देखना। हम उसको स्क्रैप के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? स्क्रैप के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अगर उसके हिसाब से स्क्रैप निल है, उसके हिसाब से स्क्रैप निल है, तो हमें जितनी भी उसकी कॉस्ट है उसको पूरा डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। हमने ऐसा रेट बनाया जिसमें उसकी वैल्यू क्या आ जाए, निल आ जाए। ठीक है सर। लेकिन अगर उसकी स्क्रैप है तो हमने कॉस्ट को फुल्ली डेप्रिशिएट कर दिया। क्या कर दिया? फुल्ली डेप्रिशिएट। और अगर उसकी स्क्रैप है तो हमने कॉस्ट में से स्क्रैप माइनस करके वैल्यू निकाली, दैट इज डेप्रिशिएबल वैल्यू। दैट इज डेप्रिशिएबल वैल्यू। हमने जो डेप्रिशिएबल वैल्यू है उसको ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ द एसेट हमने डेप्रिशिएट किया। तो इस हिसाब से हमने रेट फाइंड आउट किया कि भाई हां, जितनी आप स्क्रैप कह रहे हो उतनी स्क्रैप हम बचा करके दिखा देंगे। जैसे 10,000 स्क्रैप बच गई थी 18% लगाने से, और यहां पे 20% लगाने से स्क्रैप क्या होगी थी? नील होगी थी। डब्ल्यूडीबी में ऐसा कोई रेट नहीं है, नहीं बन पाएगा जिससे आप कहो भैया मेरी 1 लाख कॉस्ट है, आप इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगाओ। ठीक है, कॉस्ट 1 लाख है, कॉस्ट 1 लाख है और मेरी स्क्रैप निल है, मेरी स्क्रैप निल है, तो आप ऐसा रेट फाइंड आउट करो जिससे मेरी एसेट की कॉस्ट 5 साल बाद निल आ जाए। क्या आ जाए? निल। जैसे हमने उसमें किया था, हमने 20% लगाया तो 1 लाख का 20% 20,000, फिर 20,000, फिर 20,000, फिर 20,000, फिर 20,000, तो अल्टीमेट बुक्स में से वैल्यू क्या होगी? निल। लेकिन डब्ल्यूडीबी में ऐसा कोई रेट नहीं बन पाएगा जिससे कि वो स्क्रैप एट द एंड हम क्या कर दें, उसकी निल कैलकुलेट कर लें। सर कैसे? हमें समझ नहीं आ रहा। कंपैरिजन करके देखना। मान लो ये 2 पर्सन है, बहुत ध्यान से समझना। इन्होंने एसेट कॉमन परचेज की हुई है, मान लो एक ही एसेट परचेज की है, इसकी कॉस्ट 1 लाख थी, इसकी लाइफ 5 ईयर थी एसेट की। इसने एसएलएम कहा, स्क्रैप इसने कहा निल है, स्क्रैप कहा, क्या कहा? निल है। तो ठीक है, हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बना लिया कितना? 20%। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब मानी ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। तो हमने 1 लाख की यहां पे एसेट परचेज कर रखी है,
तो ये 20% जो रेट है ओरिजिनल कॉस्ट पे अप्लाई होगा। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, ये 1 लाख। हर बार 20,000 डेप्रिसिएशन लगेगी, वैल्यू कितनी रह जाएगी यहां पे 80,000। फिर से 20,000 डेप्रिसिएशन लगी, वैल्यू कितनी रहेगी सर 60,000। उसके बाद 20,000 डेप्रिसिएशन लगेगी, वैल्यू 40,000। अगेन 20% माने 20,000, वैल्यू 20,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन 20,000, वैल्यू क्या रहेगी नील। लेकिन ऐसा WDV में पॉसिबल नहीं है। देखना ध्यान से, कॉस्ट 1 लाख, लाइफ 5 इयर्स, स्क्रैप नील। आप एक चीज ऑब्जर्व करना और बताना, सोच के बताना, खुद सोचना कि हाँ क्या होगा अगर मैं इसको 20% से ही डेप्रिशिएट करूं बाय अप्लाइंग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो ये 1 लाख की एसेट है, हाँ जी सर 1 लाख की एसेट है। इस पे पहले साल डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी 20,000 लगी। तो उसमें बुक्स में वैल्यू कितनी रहेगी इसकी सर, इसमें बुक्स में वैल्यू रहेगी इसकी 80,000। अब जो रिटर्न डाउन वैल्यू कहता था वो कह रहा था कि जो वैल्यू रिड्यूस करके आ गई आप उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो हमने 80,000 पे ये 20% का रेट अप्लाई कर दिया। सर ये रेट कहां से आया, ऐसे लिया, अज्यूम किया कि मान लो हमने 20% डेप्रिसिएशन लगानी है, तो 80,000 का 20% कितना लगेगा 60,000। अगर 80,000 में से हम 60,000 माइनस कर दें तो वैल्यू कितनी रहेगी 64,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब रिटर्न डाउन वैल्यू क्या कहेगा कि अगर आपने 20% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाना है तो ये 64,000 भी लगाओ। तो 20% इसकी डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी इस साल 12,800। जी सर 12,800 लगेगी। और 12,800 अगर हम 64,000 में से माइनस कर देंगे तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 51,200 जो है बैलेंस बचेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू है। अब 20% किस पे चार्ज करेंगे 51,200, यही तो कॉन्सेप्ट है WDV का। जी सर, तो इस पे अगर हम 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन कितनी लगी 10,240 और इसको माइनस किया हमने 51,200 में से, तो बची वैल्यू 40,960। कितनी बची 40,960। अगेन डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द 5th ईयर 20% लगेगी 40,960 पे। तो ये आई 8192। अगर हम 40,960 माइनस कर दें तो क्या वैल्यू रह जाएगी 32,768। अब एक चीज ऑब्जर्व करना, जब हमने 20% SLM लगाया ओरिजिनल कॉस्ट पे 1 लाख का 20% 20,000, 1 लाख का 20% 20,000, 1 लाख का 20% 20,000, 1 लाख का 20% 20,000 एंड 1 लाख का 20% 20,000, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई नील आ गई। अगर हमने वही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन WDV पे लगाया, WDV अज्यूम करके लगाया, तो हमारे पास वैल्यू बुक्स में कितनी रहेगी 32,768। और वो कह रहा था कि मेरे पास स्क्रैप कितनी बचनी चाहिए नील वैल्यू होनी चाहिए। अब ये बताओ क्या डेप्रिसिएशन का मैं रेट इंक्रीज करूं या कम करूं ताकि ये वैल्यू क्या आ जाए नील आ जाए। सर मतलब हमने यहां पे भी 20% चार्ज की, यहां पे भी 20% चार्ज की। मैंने यहां पे देखो SLM के कंपैरेटिवली डेप्रिसिएशन कम चार्ज कर रखी है। पहले साल कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे साल यहां पे 20,000 चार्ज हुई है SLM में, यहां पे कितनी 16,000 कम ही होगी चार्ज क्योंकि कम वैल्यू रह जाती है। यहां पे 20,000 तो यहां पे 12,800, यहां पे 20,000 तो यहां पे 10,240, यहां पे 20,000 तो यहां पे 8,192।
तो 20% डेप्रिसिएशन अगर हम एसएलएम से लगाते हैं तो वैल्यू नील आ गई। अगर वही 20% डेप्रिसिएशन हम डब्ल्यूडीवी से लगा रहे हैं तो उसकी वैल्यू नील नहीं आई। अब क्वेश्चन इज कि क्या हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इंक्रीज करके देखना चाहिए? कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बाद में देखेंगे। क्या मैं डेप्रिसिएशन का कैलकुलेट करूं, इंटरेस्ट इंक्रीज करके देखें? हाँ जी सर, इसको 30% से कर दो, फिर ज्यादा लग जाएगी सर, वैल्यू नील आ जाएगी। सर नहीं, 40% कर दो। आप चाहे इसको 70% भी डेप्रिसिएशन लगा दो हर साल, तब भी वैल्यू नील नहीं आएगी। अगर आप 90% डेप्रिसिएशन भी हर बार चार्ज करो तब भी वैल्यू नील आएगी नहीं। यही तो प्रॉब्लम है सर। वो कैसे? आप घर पे देख लेना करके। कॉस्ट 1 लाख है, लाइफ 5 इयर्स है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बढ़ा के देख लो, 25 लगा लो, 30 लगा लो, 40 लगा लो, 50 लगा लो, 60। मैं तो कह रहा हूं आप 99% डेप्रिसिएशन भी लगाओगे तब भी वैल्यू एट द एंड नील नहीं आने वाली। सर वो कैसे? एक बात बताता हूं। एक बार किसी ने इंटरव्यू में पूछा, किसी जो कैंडिडेट था उसने क्या उससे पूछा कि मैं भैया आपको ना एक चॉकलेट देता हूं। ये एम्प्लॉयर था, सामने ये जॉब के लिए आया था। तो इसने इसको कहा कि आप मेरे को ना मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। एम्प्लॉयर ने कहा, जो बॉस था, कि मैं आपको एक चॉकलेट देता हूं। क्या देता हूं? चॉकलेट। सर कौन सी? सिल्क। नेट से सिल्क अच्छी होती है सर, सिल्क मैं देता हूं आपको। मिस्टर एच, मैं आपको सिल्क देता हूं, ठीक है। आप क्या करना है, आपने हर बार आधी खानी है और आधी बचानी है। हर बार आधी खानी है और आधी बचानी है। तो आप बताओ, ये आप चॉकलेट कितनी बार में खत्म कर दोगे? हर बार आधी खानी है और आधी बचानी है। अब ये बताओ कि ये चॉकलेट कितनी बार में खाई जाएगी? क्या इसको कंफ्यूज होना चाहिए? नहीं। अगर ये नॉन मेडिकल का होता तो कंफ्यूज हो जाता। इसने कॉमर्स पढ़ रखी थी। तो इसने कहा कि सर वो चॉकलेट कभी भी खत्म नहीं होगी। वो कैसे? सर ये देखो, मैंने ये चॉकलेट खाई, आधी बचा ली, फिर से आधी बच गई, फिर आधी खा ली, फिर आधी बच जाएगी, फिर इसका भी आधा खाया, फिर आधी बच जाएगी, फिर इसका आधा खाया तो ये आधी बच गई, इसका आधा खाया तो ये वाली आधी बच गई, इसका आधा खाया तो ये वाली आधी बच गई, उसके बाद फिर से आधी, फिर ये बच गई। अल्टीमेट अमाउंट कम रह सकती है, नेग्लिजिबल अमाउंट लास्ट में बचेगी। छोटा सा पार्ट चॉकलेट का बच जाएगा, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपने मेरे को कह रखा है कि आप जितनी खाओगे, मतलब जितनी आधी खानी आधी बचानी है, और जो भी बचेगा उसका आधा मेरे को फिर से बचाना पड़ेगा। तो एट द एंड अमाउंट कम तो हो जाएगी। चॉकलेट की जो पार्ट है बहुत छोटा रह जाएगा, अगर उसका भी आधा खाऊंगा मैं तो फिर से कुछ ना कुछ तो बच जाएगा। तो यही WDV का कॉन्सेप्ट है कि WDV में कोई भी वैल्यू नील नहीं रह सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको 90,000 से भी आप 90% से भी डेप्रिसिएशन लगाओ, किससे? 90% से। ये 20% है, ये 90% लगा दो कि हमने डेप्रिसिएशन ज्यादा लगानी है। तो अगर 1 लाख का 90% लगाया तो 90,000 डेप्रिसिएशन लगा दी पहले साल। वैसे तो लगेगी नहीं क्योंकि हाँ स्क्रैप नहीं ले, चलो लगा लो। 10,000 वैल्यू रहेगी। अब 10,000 का 90% लगेगा 9,000, फिर से वैल्यू 1,000 रह जाएगी। 1,000 का अगेन 90% लगेगा 900, फिर 100 रुपीज वैल्यू रहेगी। 100 रुपीज का फिर 90% डेप्रिसिएशन लगेगा 90 रुपीज, फिर वैल्यू कितनी रह जाएगी 10, और 10 का फिर WDV है, क्योंकि WDV है, 10 का 90% लगेगा 9 रुपीज, तो एट द एंड 1 रुपी रह जाएगा। लेकिन वैल्यू नील नहीं आने वाली इन द केस ऑफ WDV मेथड। तो यही प्रॉब्लम थी।
वहां पे एसएलएम में हम अगर वो बोलता है स्क्रैप नील है तो हम स्क्रैप नील कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एसएलएम। वो ऐसा रेट बन सकता है जिससे एसएलएम के जरिए हम डेप्रिसिएशन लगाएं और एट द एंड स्क्रैप नील हो जाए। लेकिन डब्ल्यूडीवी में ऐसा रेट कभी भी नहीं बन सकता। तो सर फिर ऐसा रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हो ही नहीं सकता। स्क्रैप बचना अनिवार्य है, स्क्रैप बचना जरूरी है डब्ल्यूडीवी में, वो बताएगा, और अदरवाइज डब्ल्यूडीवी का रेट कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की। सर मान लो हमें एक बात नहीं समझ आई। सर क्या? ये देखना सर, आपने ना एसएलएम का रेट बनाना बता दिया कि स्क्रैप है नहीं है, स्क्रैप है 10,000। सर यहां पे ना स्क्रैप नील थी तो आपने पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, हमने कहा कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वो तो नील ही है डिवाइड बाय एन। तो जब हमारी डेप्रिसिएशन आ गई तो आपने रेट कैलकुलेट करवा दिया, डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू 100। तो हमने देखा था इधर 20% आ गया था, इधर हमने कॉस्ट माइनस स्क्रैप कर दी थी, कॉस्ट माइनस स्क्रैप कर दी थी डिवाइड बाय एन। तो ये डेप्रिसिएशन आ गया था, और उसके बाद डेप्रिसिएशन का हमने रेट फाइंड आउट किया, डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू 100। हाँ तो 18% आ गया था सर। इससे एग्जैक्टली 10,000 स्क्रैप बच रही थी। तो सर मान लो डब्ल्यूडीवी में स्क्रैप वाला पोर्शन तो नहीं है, वो कहेगा भैया स्क्रैप नील है, तो हम कहेंगे भाग, हमसे नहीं बन पाएगा ऐसा रेट कि जिसमें हम डब्ल्यूडीवी लगाएं और तेरी लास्ट में स्क्रैप आके नील हो जाए, हम भगा देंगे इसको। लेकिन ये अगर सर स्क्रैप होगी तो फिर रेट कैसे बनेगा? क्या ऐसे ही बनेगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ? आंसर इज नो। इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे, अभी देखते हैं। तो पहले हम एसएलएम में क्या करते थे? पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, फिर रेट कैलकुलेट करते हैं। पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, फिर रेट कैलकुलेट करते हैं। अभी देखना, नोटिंग की सच जरूरत लग रही है तो आपको कर लो, अदरवाइज इसके सबको चार्ट्स मिल जाएंगे। जैसे जैसे मैं नोटिंग करवाता हूं वैसे वैसे चार्ट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो बात चर्चा हो रही थी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की। एसएलएम डब्ल्यूडीवी अगर गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट गिवन तो थोड़ी सी समस्या है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इधर हम पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, फिर रेट कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन कैसे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप, अगर है तो ठीक है, नहीं तो नील, डिवाइड बाय एन। और जब डेप्रिसिएशन आ जाएगी तो हम डेप्रिसिएशन को डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू 100 करके परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सर यह सही है। तो सर क्या इधर भी पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे? नहीं, इधर डायरेक्टली रेट कैलकुलेट होगा। आप डेप्रिसिएशन के अमाउंट कैलकुलेट पहले नहीं कर सकते। रीजन बीइंग, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हर साल चेंज होनी है, हम रेट थोड़ा ना हर साल चेंज करेंगे, इसलिए डायरेक्टली हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ऑल्दो 11th में सिलेबस में नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है बुक्स में, एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगा कि आप डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करो बाय अप्लाइंग डब्ल्यूडीवी। तो अगर डब्ल्यूडीवी का क्वेश्चन आता है तो उसमें गिवन होगा। अगर एसएलएम का क्वेश्चन आता है, जिसके 10% चांसेस होते हैं कि एसएलएम का क्वेश्चन आए, तो उसमें रेट कैलकुलेट भी करवा सकता है और रेट गिवन भी हो सकता है। तो डब्ल्यूडीवी में
हम डेप्रीशिएशन कैलकुलेट नहीं करते, डेप्रीशिएशन कैलकुलेट नहीं करते, हम डायरेक्टली परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। सर इसका फॉर्मूला क्या है, देखना, इसका फॉर्मूला है 1 माइनस ये है सर, ये रूट है, ओके, स्क्रैप है तो फॉर्मूला लगेगा ये, अदरवाइज तो लग ही नहीं पाएगा। स्क्रैप लेट्स से 10,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट, और कितनी लाइफ है, कितनी लाइफ है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। अगर आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को की तरह कैलकुलेट करते हो तो अब आपको ऐसा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिल जाएगा जिससे आप डेप्रिसिएशन लगाते 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 उतनी वैल्यू रख सकते हो जितनी आपने रियलाइजेबल वैल्यू सोची थी। 100 1 माइनस एन माने लाइफ ऑफ द एसेट, स्क्रैप डिवाइड बाय कॉस्ट। तो ये सॉल्व कैसे होगा इसकी चर्चा हम फिर करेंगे कभी, क्योंकि अल्टीमेट ये सिलेबस में नहीं आने वाला, एग्जाम में पूछा जाने वाला नहीं है कि डेप्रिसिएशन का रेट बाय WDV कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि स्क्रैप अगर रखनी है तो, स्क्रैप नहीं रखनी तो फिर तो ये रेट लग ही नहीं सकता, तो हमने देख लिया। तो स्टूडेंट्स ये है कि डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, बाकी कॉन्सेप्ट तो इजी है। हमने पहले जर्नल की प्रैक्टिस की, SLM की, फिर हमने जर्नल से लेजर बनाए, किसके, SLM के, फिर हम अभी डायरेक्टली प्रैक्टिस करने वाले हैं कि अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है लेजर बनाने का SLM के जरिए तो हम उसको कैसे स्टार्ट करेंगे। तो दो इंपॉर्टेंट लेजर थे, क्या थे, एक तो था एसेट अकाउंट और दूसरा था डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के साथ, और फिर हम WDV की भी वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे जैसे हमने SLM की थी। सर कैसे, हमने जब SLM किया तो पहले उसकी जर्नल एंट्री देखी, फिर हमने जर्नल करके लेजर बनाई, लेजर पोस्टिंग देखी थी। अभी हम करने वाले हैं डायरेक्टली लेजर अकाउंट, कि क्वेश्चन आया और मतलब फटाफट से हमने क्या बनाने शुरू कर दी, लेजर। WDV में भी ऐसे ही देखेंगे। अगर आप चाहो तो मैं डायरेक्टली लेजर बनवा सकता हूं, जो बहुत इजी है। जर्नल की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है सच इधर, और जर्नल बनाकर के लेजर बनाना ये टाइम पास है, ये हम नहीं करने वाले। तो जर्नल एंट्रीज आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, हम डायरेक्टली इसकी क्या प्रैक्टिस करेंगे, लेजर अकाउंट की। तो ये हमने प्रोसीजर देखा था, पहले जर्नल देखा, फिर क्योंकि पहली क्लासेस थी डेप्रिसिएशन की तो जर्नल से लेजर बना के देखे, और उसके बाद लेजर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। WDV के केस में हम डायरेक्टली क्या बनाएंगे, लेजर अकाउंट बनाने सीखेंगे, जो एग्जाम में अल्टीमेट आने हैं आपको। ठीक है सर। और हमारे डेप्रिसिएशन चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो है वर्किंग नोट्स। डेप्रिसिएशन चैप्टर में 2 ही वर्किंग नोट मैंने बनवाए थे, वो हम एग्जाम में भी बना के आएंगे। अगर वो हम नहीं बनाते तो हमारा क्वेश्चन टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। वो क्या थे कि जब एसेट कोई सेल होगी, जब एसेट कोई सेल होगी तो उस एसेट पे या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। उस एसेट का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम वर्किंग नोट बनाते हैं, ऐसा बाकी वर्किंग नोट हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट था। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, बाय बाय लॉस टू प्रॉफिट, बाय बाय लॉस टू प्रॉफिट। वो कॉन्सेप्ट क्या है देखना। ऑल्दो हमने ना एक जर्नल का एक पार्ट किया है, जर्नल और लेजर, जर्नल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक नॉर्मल जर्नल एंट्रीज और एक थोड़ी सी स्पेशल जर्नल एंट्रीज हैं। तो हम उस जर्नल एंट्रीज जो सेकंड पार्ट है उसमें ये चीज डिस्कस करते हैं लेजर पोस्टिंग की।
ना ही हमने पहले पार्ट में कोई फॉर्मेट देखा, कोई जर्नल का फॉर्मेट, कोई लेजर का फॉर्मेट, और जर्नल एंट्रीज के जो जब हम ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज करते हैं, एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके नीचे एंट्री के एक नरेशन लिखना होता है। क्या लिखना होता है? नरेशन। नरेशन मतलब एक्सप्लेनेशन। हमने फर्स्ट पार्ट में उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट क्या था? कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट क्या था? कॉन्सेप्ट। इसलिए हमने फर्स्ट पार्ट में ना ही कोई फॉर्मेट देखा जर्नल का, ना ही कोई फॉर्मेट देखा लेजर का। इवन कि अब जब हम डेप्रिसिएशन चैप्टर कर रहे हैं तब भी हम फॉर्मेट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो फॉर्मेट हम सेकंड पार्ट में करेंगे कि अल्टीमेट एग्जाम में किस तरीके से फॉर्मेट बना के उसमें जर्नल एंट्री डालनी है और नरेशन क्या चीज है। तो फिलहाल अगर किसी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि फर्स्ट पार्ट में सर आपने ना ही फॉर्मेट बताया और ना ही नरेशन बताया, तो वो इसी कारण से है। अदरवाइज अगर स्टूडेंट्स को हम पहली क्लास में ही बड़े बड़े स्केल कह दें कि लेकर आओ, हम आपको फॉर्मेट सिखाएंगे, ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये लेजर फोलियो, तो वो कॉमर्स छोड़ के भाग जाएगा। क्या होएगा? कॉमर्स छोड़ के भाग जाएगा और वो कहेगा सर हमने आर्किट थोड़ा ना बनना है, आप हमें स्केल से ऐसे लाइनें लगवा रहे हो। तो इसलिए हमने फर्स्ट पार्ट में उस पर ध्यान नहीं दिया। तो अभी भी डेप्रिसिएशन के फॉर्मेट में ज्यादा ध्यान में जाने की जरूरत नहीं है, ये भी आराम से कर लेंगे बाद में। तो मैं कॉन्सेप्ट क्या करवाने वाला था, आज हम क्वेश्चन नहीं करेंगे एसएलएम का, एक चीज बताने जा रहा हूं जो मैंने सेकेंड पार्ट में डिस्कस करनी होती है। तो देखना क्या है रजी, एक एंट्री होती है सिंपल एंट्री या बोल दो सिंपल जर्नल एंट्री, एक होती है कंपाउंड जर्नल एंट्री, एक होती है कंपाउंड जर्नल एंट्री। ये इसको बताया था मैंने फर्स्ट पार्ट में। सर हाँ ठीक है। सिंपल जर्नल एंट्री माने आपने राम से परचेज की तो आपने एंट्री लिख दी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम 10,000 और राम को पेमेंट कर दी आपने, अपनी एंट्री लिखी राम अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। तो ये दोनों एग्जाम्पल सिंपल जर्नल एंट्री की है। तो सर कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है? देखना, अगर मान लो ये परचेज की हमने राम से, ठीक है ये लिख दी। अगर मैं बोलूं मैंने राम को 9,000 रुपीज दे दिए, 1,000 नहीं दिया, उसने मेरे को डिस्काउंट दे दिया, तो जर्नल एंट्री क्या पड़ेगी? हमने राम को यहां पे डेबिट क्यों किया था? यहां पे क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि हमारी लायबिलिटी थी। यहां पे हमने राम को उल्टा लटका दिया, क्यों? क्योंकि लायबिलिटी कैंसिल कर दी। तो राम अकाउंट डेबिट 10,000, राम का बुक्स में से नाम कैसे कटा? 10,000 से। टू कैश हमें कितना गया? 9,000। व्हाट गोज आउट? व्हाट गोज आउट? तो 1,000 का हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? सिर्फ फायदा हुआ। ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट टू डिस्काउंट 1,000। यो सॉरी, डिस्काउंट क्रेडिट क्यों किया? यो इनकम है। बोलो बात समझ आई? सर ये क्या बता रहे हो आप, हमें ना समझ नहीं आ रहा। राजी, कंपाउंड जर्नल एंट्री की जो लेजर पोस्टिंग है देखना वो कैसे होती है। ये मैं आपके सामने ये रख देता हूं यहां पे। ये क्या? ठीक है, तो मान लो हमने ये सिंपल जर्नल एंट्री, चलो दोबारा से लिख देता हूं, देखना। इधर हमने लिखा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम 10,000, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम 10,000 एंड राम अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। अगर अब परचेज का घर बनेगा, अगेन ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है लेकिन फॉर्मेट हम बाद में देखेंगे। परचेज अकाउंट में क्या लिखते हैं? याद है हमने कहा था ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। परचेज में लिखना है टू राम, राम में लिखना है, याद है? जी सर याद है। मजे की बात, डेबिट क्रेडिट,
राम अकाउंट। परचेज में लिखना है टू राम और राम में लिखना है बाय परचेज। अगर इस तरीके से बोलूं मैं कि परचेज ने घर पे जाके शिकायत की मम्मा से कि मम्मा मुझे ना डेबिट कर दिया, किसने किया? राम ने। और राम ने घर पे जाके शिकायत क्या की? मम्मा मुझे ना क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट साइड आके बता दिया कितने से? 10,000 से। किसने किया? परचेज ने। तो राम जो सेकंड जर्नल एंट्री है, राम में क्या लिखना है? टू कैश, और कैश में क्या लिखना है? बाय राम। बाय राम 10,000। तो ये थी सिंपल जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग, सिंपल जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग। अभी दिक्कत आएगी कंपाउंड जर्नल एंट्री में। देखना, हमने एंट्री लिखी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, $10,000, और राम 10,000 से डेबिट किया टू कैश टू डिस्काउंट, 9,000 पे किया और 1,000। इस तरीके से क्या है, हमें डिस्काउंट इनकम हो गया यो। ठीक है सर, हो गया। अब इसकी पोस्टिंग देखना, परचेज अकाउंट में डेबिट क्रेडिट। परचेज घर जाके शिकायत क्या करेगी? मम्मा मुझे डेबिट कर दिया 10,000 से। किसने किया? राम ने। अब मेरे साथ एक चीज बोलोगे, याद रखोगे, जिसका अकाउंट उसकी अमाउंट। क्या याद रखोगे? जिसका अकाउंट उसकी अमाउंट। सर ये क्या है? अभी देखना, और एक आपने बनाया राम अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। राम में क्या लिखना है? परचेज में लिखा टू राम, राम में लिखा बाय परचेज। अब देखना बेटा, अब इसमें प्रॉब्लम आएगी। राम ने घर जाके शिकायत करनी है कि मम्मा मुझे डेबिट कर दिया। मम्मा किसने मुझे डेबिट कर दिया? क्या ये शिकायत कैश की करेगा या डिस्काउंट की? नहीं सर, ये दोनों की शिकायत करेगा। हाँ, क्योंकि कैश ने लाइक राम कहेगा मम्मा मुझे ना 10,000 मतलब जो है 10,000 से क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो किसकी शिकायत लगाएगा? कैश की या डिस्काउंट की? सर दोनों की लगाएगा, क्योंकि 9,000 चपेड़े राम के किसने लगाए? कैश ने। और 1,000 किसने लगाए? डिस्काउंट ने। तो राम ने घर पे जाके क्या कहा? राम में लिखेंगे टू कैश टू डिस्काउंट, जिसका अकाउंट उसकी अमाउंट, बट लेकिन अमाउंट कितनी थी? 10,000। 10,000 पूरा कर दिया, लेकिन बताना दोनों का पड़ेगा। अब प्रॉब्लम आएगी कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में, कैश में क्या करोगे? कैश कहेगा कि मम्मा मुझे क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। किसने किया? क्या राम की शिकायत करेगा या फिर डिस्काउंट की? सर नहीं, डिस्काउंट तो इसकी साइड था। यस, ये डिस्काउंट की शिकायत कभी भी नहीं करेगा। किसकी शिकायत करेगा? कैश की, राम की। मम्मा मुझे ना क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। किसने? राम ने। तो राम कैश में लिखेंगे बाय राम, लेकिन अमाउंट किसकी? राम के आगे जो लिखे वो अमाउंट या कैश के आगे जो लिखे हैं वो अमाउंट? अभी मैंने क्या बोला था? जिसका अकाउंट उसकी अमाउंट। और शिकायत किसकी होगी? दूसरे वाले बंदे की। अपनी साइड वाले बंदों का नाम अकाउंट में नहीं लिखेंगे। तो राम का क्या लिखेंगे? 9,000। वैसे ही डिस्काउंट जाएगा घर पे, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। तो डिस्काउंट क्या करेगा? मम्मा मुझे ना क्रेडिट कर दिया। किसने? कैश की शिकायत करेगा। अपने अकाउंट में कैश का नाम लेगा? नहीं, क्योंकि वो उसकी साइड था। नाम किसका लेगा? राम का। और क्या कहेगा? बाय राम। अभी अमाउंट बताओ कितनी आएगी? 1,000 या फिर 10,000? बोलो, जिसका अकाउंट, एक सेकेंड, जिसका अकाउंट उसकी अमाउंट कितना? 1,000।
तो कंपाउंड जर्नल एंट्री की जो है पोस्टिंग वो इस तरीके से होती है। सर एक बात पूछें, सर आप ना डेप्रिसिएशन पढ़ा रहे थे जी, तो आपने क्या यहाँ पे जर्नल एंट्री डिस्कस करनी शुरू कर दी? इतना मजा आ रहा था डेप्रिसिएशन पढ़ने में। हाँ, डेप्रिसिएशन, जर्नल, लेजर, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, इतना हैवी चैप्टर पढ़ रहे थे। तो राजे इसका कारण है, इसका क्या है कारण है, मैंने इसकी कंपाउंड जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस यहाँ पे इसलिए कराई क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने अभी जर्नल का सेकंड पार्ट नहीं किया हो, डायरेक्टली डेप्रिसिएशन किया हो। तो इसके डेप्रिसिएशन में क्या इंपॉर्टेंस है, जो मैंने लास्ट क्लास कहा था कि टू प्रॉफिट बाय लॉस, तो इसका इफेक्ट देखना है उसमें क्या है और वहां पे हम क्या गड़बड़ करते हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर में। तो पोस्टिंग का तरीका यही है, लेकिन डेप्रिसिएशन चैप्टर में कुछ और इफेक्ट देते हैं, वो मुझे अगली क्लास में डिस्कस करना है, इसलिए मैंने कंपाउंड जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग यहीं पे कर दी। तो आज की क्लास को अच्छे से याद करना और रिवीजन करना कि किस तरीके से एसएलएम और डब्ल्यूडीवी का हमने देखा था। हमने देखा था कि अगर एसएलएम का क्वेश्चन आएगा तो या डब्ल्यूडीवी का क्वेश्चन आएगा, दोनों में अगर रेट गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर रेट गिवन नहीं है तो वो रेट हमसे फाइंड आउट करवाएगा। एसएलएम में रेट फाइंड आउट होगा, अगर वो स्क्रैप है तब भी ठीक है, स्क्रैप नहीं है तब भी ठीक है कि हम रेट उस तरीके से बना देंगे। लेकिन डब्ल्यूडीवी में ऐसा कभी भी रेट नहीं होगा जिसमें स्क्रैप वैल्यू क्या आ जाए, नील आ जाए, और उसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने का कुछ और था। एसएलएम में जब हम डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करते हैं तो हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तब उसके बाद डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन डब्ल्यूडीवी में हम डायरेक्टली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल अलग अलग होती है। तो इस चीज को याद रखना, हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे बाकी जो एग्जाम में क्वेश्चन आना है और इस एग्जाम के क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिएगा। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्लास इज ओवर।